हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास को पढ़ रहे हैं और अभी तक प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत जिस टॉपिक पे हम लोग चर्चा किए हैं उसके बारे में पहले थोड़ा देख लेते हैं। तो जो पहला टॉपिक पे चर्चा किए थे, पूरा पाषाण को पढ़ चुके हैं, पूरा पाषाण काल को। उसके बाद हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ें, फिर वैदिक सभ्यता को पढ़ें, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल को देखें, महाजनपद को पढ़ें, फिर उसके बाद आपको बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ें, जैन धर्म के बारे में पढ़ें। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग यहाँ तक प्राचीन भारत में कंप्लीट कर चुके थे। आज जिस महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो है आपका मगध का उत्कर्ष। यहाँ से फ्रेंड्स, मगध का उत्कर्ष आपका बहुत सारा क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखा गया है और मैं आपको टू द पॉइंट यहाँ पे पढ़ाऊँगी, जहाँ से आपका एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है, मैं वही आपको यहाँ पे पढ़ाऊँगी। ठीक है फ्रेंड्स, ज़्यादा स्टोरी बनाने से बेहतर है कि वैसा पढ़ाया जाए जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए एग्ज़ाम में। ओके फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स, वो है आपका मगध का उत्कर्ष। ठीक है, मगध का उत्कर्ष। मगध यानी कि मगध कहाँ पे था, तो मगध बिहार में था आपका। ठीक है, मगध के उत्कर्ष के बारे में ये देखा जाता है कि जब वैदिक काल में जनपद हुआ करता था, वहीं आपको 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आकर जनपद महाजनपद का रूप ले लेता है और उस महाजनपद को कुल 16 महाजनपद पूरे भारत में देखा गया और उसके बाद 16 महाजनपद में एक महाजनपद जो था आपका मगध, जो बिहार में था। और ये मगध महाजनपद के बारे में ये कहा जाता है फ्रेंड्स कि ये बहुत ही शक्तिशाली महाजनपद था। तो हम लोग इसी के बारे में आज से पढ़ेंगे, आज इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपका मगध शक्तिशाली हुआ, बहुत शक्तिशाली महाजनपद था। 16 महाजनपद था आपका, मैं आपको पढ़ा दी हूँ। अगर महाजनपद का आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप चैनल पे जाके देख भी सकते हैं। अगर आप देख लेते हैं तो बहुत अच्छा है, आपको समझने में ज़्यादा सहूलियत होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं कि मगध के बारे में ये देखा जाता है कि मगध का सबसे प्राचीन वंश का जो संस्थापक थे वो थे बृहद्रथ। इसके बारे में फ्रेंड्स आपको एग्जाम में कितना बार प्रश्न बना है कि मगध का सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे, तो बृहद्रथ। आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, बृहद्रथ थे। इसके बाद हम लोग हर्यक वंश के बारे में देखेंगे। तो इस तरह से हर्यक वंश के संस्थापक आपको बिंबिसार को माना जाता है। इस तरह से फ्रेंड्स आपको मगध में कई एक वंशों के बारे में पढ़ने को मिलता है, जिसके अंतर्गत जो प्रमुख राजवंश है वो है आपके, जैसे पहला हो गया आपको हर्यक वंश, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश। ये आपको 4 महावंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जहाँ से आपको एग्ज़ाम में सीधा प्रश्न बनता है, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम में। अगर आप देख लीजिए, अगर बिहार का एग्ज़ाम हो तो बिहार के एग्ज़ाम में ज़्यादातर ही यहाँ से क्वेश्चन देखा गया है। इस तरह से फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग देखेंगे हर्यक वंश के बारे में। हर्यक वंश के बारे में मैं आपको यहाँ पे डायग्राम के थ्रू बना दी हूँ और इस पर अब मैं डिस्क्राइब करूँगी इसको, आप लोग को बहुत बेहतर ढंग से समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हर्यक वंश देख लीजिए। हर्यक वंश के जो संस्थापक थे वो बिंबिसार को माना जाता है। अब देखिए, एक होता है बिंबिसार और एक बिंदुसार। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन की संभावना बहुत बनती है, लेकिन आप लोग बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं करेंगे। अभी मैं क्लियर कर देती हूँ कि बिंबिसार ये आपका हर्यक वंश के संस्थापक हो जाता है। और बिंदु, मान लीजिए किसी लड़की का नाम है बिंदु, तो वहाँ से आप इसको याद रखेंगे बिंदुसार। तो यानी कि वो जो लड़की थी बिंदु, आप एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए, वो आपके मौर्य वंश में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्री। तो बिंदुसार यानी कि मौर्य वंश में, बिंबिसार यानी कि ये आपको हर्यक वंश में। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आपको अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा। तो ये आपको देख लीजिए बिंबिसार
बिंबिसार आपको 544 ईस्वी में बिंबिसार मगध का शासक बनता है, यानी कि हर्यक वंश के संस्थापक मगध का शासक बनता है। और इसके बारे में कहा जाता है फ्रेंड्स कि बिंबिसार लगभग 52 वर्षों तक, यानी कि 52 ईयर्स तक मगध में शासन किया था। इसके बारे में कहा जाता है फ्रेंड्स बिंबिसार के बारे में कि बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है, बिंबिसार जो था फ्रेंड्स वो आपको बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और बिंबिसार जो था अपने राज्य का जो विस्तार किया था, जैसे पहले क्या कोई भी राजा महाराजा युद्ध नीति के अंतर्गत अपने राज्य का विस्तार करते थे, लेकिन बिंबिसार के बारे में ये देखा गया है कि वैवाहिक माध्यम से राज्य का विस्तार किया, मतलब शादी करके राज्य को वहाँ तक अपना फैला लेता था। तो इस तरह से बिंबिसार लगभग 3 शादियाँ बिंबिसार ने की थी। पहली शादी के बारे में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि ये महाकोशला से पहली शादी इन्होंने की थी, पहली शादी महाकोशला से की थी। अब महाकोशला जो थी वो प्रसेनजीत की बहन थी, प्रसेनजीत की बहन थी। जो प्रसेनजीत आपके कौशल नरेश थे, कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी महाकोशला। सबसे पहली शादी बिंबिसार ने महाकोशला से की थी। दूसरी शादी इन्होंने जो की थी वो वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से की थी, वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से की थी। ये भी आपको प्रश्न बहुत बार एग्जाम में देखा गया है। और तीसरी शादी क्षेमा से की थी, ये आपका तीसरी शादी हुआ क्षेमा से की थी। ये मध्य देश की थी। मध्य देश कहने का मतलब फ्रेंड्स कि आधुनिक पंजाब की राजकुमारी थी क्षेमा। और इस तरह से इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। बिंबिसार के शासनकाल में एक प्रमुख वैद्य की भी चर्चा देखी गई है, चर्चा मिलती है। तो प्रमुख वैद्य जो थे इनके वैद्य जो थे वो जीवक, आप लोग नाम सुने होंगे जीवक। इनके जो राज वैद्य थे जीवक थे। और ऐसा कहा जाता है कि बिंबिसार जब महात्मा बुद्ध बीमार पड़ गए थे तो उनकी सेवा में बिंबिसार ने जीवक को भेजा था। इस तरह से पता चलता है कि वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था और महात्मा बुद्ध के सेवा में जीवक को, राजवैद्य जीवक को भेजा था। और इतना ही नहीं, जीवक को इन्होंने अवंती के राजा प्रदोत के यहाँ भी इनको भेजा गया था। क्यों? क्योंकि ये अवंती के जो राजा थे प्रदोत, वो पांडु रोग से ग्रसित थे, इसलिए उनके सेवा में राजा जीवक को बिंबिसार ने भेजा था। तो ये आप बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से बनता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। इस तरह से फ्रेंड्स बिंबिसार ने अपने राजधानी राजगृह को बनाया था। राजगृह, देखिए राजगृह या ग्रीवव्रज एक ही है। जब वृद्धरथ थे उस समय ग्रीवव्रज हुआ करता था, फिर ग्रीवव्रज को राजगृह नाम दे दिया गया। तो राजगृह कब हुआ? ये आपको बिंबिसार के समय में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, आइए। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग हर्यक वंश के बारे में, हर्यक वंश के प्रमुख संस्थापक और पहला शासक बिंबिसार के बारे में हम लोग जाने। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जो इसके जो अगले शासक हैं वो अजातशत्रु के बारे में हम लोग जानते हैं। अजातशत्रु के बारे में ये देखा गया है कि 493 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या करके इन्होंने राजगद्दी को प्राप्त किया था। यानी कि इनके जो पिता हुए बिंबिसार, उनकी हत्या करके मगध के राजगद्दी को इन्होंने प्राप्त किया था। इसीलिए अजातशत्रु को पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है। और इतना ही नहीं बल्कि इस वंश को भी पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं। तो इनके बारे में अजातशत्रु जो थे वो लगभग 32 वर्ष तक मगध पे शासन किए थे। और इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। बिंबिसार किस धर्म को अपनाए थे? बौद्ध धर्म को। लेकिन इनके पुत्र ने जैन धर्म को अपनाया। और अजातशत्रु का एक और नाम, उपनाम कुनिक है, यानी कि अजातशत्रु को कुनिक के नाम से भी जाना जाता है। तो इनके बारे में इतना याद रखेंगे। और इस तरह से अजातशत्रु के द्वारा देखा गया है कि अजातशत्रु के द्वारा वैशाली पे आक्रमण किया गया था और उसको सफलतापूर्वक
हासिल भी किया गया। और उस समय जो इनके संघ मंत्री थे वो वर्षाकार। तो पूछते हैं कि किसके सहायता से इन्होंने वैशाली पर अधिकार किया था, तो वर्षाकार की सहायता से। इसको आप लोग याद रखेंगे, आपका महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। यहाँ मैं इसलिए आपको बार बार महत्वपूर्ण प्रश्न बोल रही हूँ क्योंकि मैं जो भी यहाँ पे आपको पढ़ा रही हूँ सब कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपका पूछा गया है एग्जाम में, इस वजह से मैं आपको यहाँ बोल दे रही हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट और हर्यक वंश के एक अगले शासक के बारे में हम लोग देखते हैं, उदयन के बारे में देखते हैं। तो उदयन के बारे में भी ये कहा जाता है कि इन्होंने भी अपने पिता की हत्या करके गद्दी को प्राप्त किया था। मतलब जिस तरह से अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके मगध की राजगद्दी को प्राप्त किया था, ठीक उसी प्रकार उदयन ने भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके मगध की राजगद्दी को प्राप्त किया था। और इस तरह से 461 ईसा पूर्व में उदयन ने मगध की गद्दी पर बैठा। 461 ईसा पूर्व में इनके कार्यकाल का जो उपलब्धि है इनके बारे में देख लेते हैं कि इन्होंने भी जैन धर्म को अपनाया था। यानी कि अजातशत्रु में भी जैन धर्म को अपनाया था और उदयन ने भी जैन धर्म को अपनाया था। और इनके कार्यकाल का जो उपलब्धि है कि इन्होंने पटना शहर को बसाया था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि पटना शहर किसके द्वारा बसाया गया था, तो उदयन के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग हर्यक वंश के जो प्रमुख शासक है जहाँ से हमारे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं इसके बारे में हम लोग यहाँ पे अभी चर्चा किए। पहला देखे बिंबिसार, दूसरा अजातशत्रु और तीसरा उदयन के बारे में हम लोग देखें। नेक्स्ट जो वंश है, जो नेक्स्ट जो ये देखते हैं मगध का जो वंश है आपका, वो है आपका शिशुनाग वंश। ठीक है, शिशुनाग वंश के से पहले हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि इस तरह से उदयन के बाद जो हर्यक वंश के जो अंतिम राजा थे वो है नागदशक। हर्यक वंश के जो अंतिम राजा हुए वो है नागदशक। और नागदशक जो थे वो उदयन के पुत्र थे। नागदशक उदयन के पुत्र थे और वो हर्यक वंश के अंतिम राजा थे। और उन्हीं के सेनापति थे आपके शिशुनाग। और उन्होंने भी मगध की राजगद्दी को प्राप्त किया था। कि ये जो थे ना शिशुनाग, वो आमत थे। शिशुनाग नागदशक के आमत थे और इन्होंने भी नागदशक की हत्या करके मगध की राजगद्दी को प्राप्त किया। और इस तरह से इन्होंने शिशुनाग वंश की स्थापना की। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हर्यक वंश का समापन हो जाता है। यानी कि नागदशक तक हर्यक वंश था, उसके बाद हर्यक वंश का समापन हो जाता है। उसके बाद नागदशक के आमत शिशुनाग ने उनकी हत्या करके और शिशुनाग वंश की स्थापना मगध पे करते हैं। तो इस तरह से हम लोग शिशुनाग वंश के बारे में देखते हैं कि 412 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश की स्थापना होती है और इनके जो उत्तराधिकारी को देखा गया है कालाशोक। और इस तरह से शिशुनाग के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने राजधानी परिवर्तन किया था। यानी कि ये अपनी राजधानी को वैशाली ले गए थे। ठीक है, ये अपनी राजधानी को वैशाली ले गए थे। और इनके जो एक उत्तराधिकारी की चर्चा मिलती है ये आपके कालाशोक की चर्चा मिलती है। और इस तरह से देखा जाता है कि कालाशोक जब शासक बनते हैं तो इन्होंने फिर से राजधानी को परिवर्तन करते हैं और परिवर्तन करके पुनः राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। कहने का मतलब है फ्रेंड्स, सबसे पहले राजधानी हर्यक वंश में कहाँ थी, तो आपको राजगृह। फिर उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र नगर को बसाया गया और फिर राजधानी बनाया गया। फिर जब आपको शिशुनाग वंश की स्थापना हुई तो शिशुनाग के द्वारा राजधानी फिर से परिवर्तन हुआ और वैशाली चला गया। फिर शिशुनाग के जो उत्तराधिकारी हुए कालाशोक के द्वारा फिर वैशाली से राजधानी परिवर्तन करके कहाँ लाया गया, पाटलिपुत्र लाया गया। तो इस तरह से राजधानी परिवर्तन हुआ।
और लाया गया। और इनके जो अंतिम राजा हुए, यानी कि शिशुनाग वंश के अंतिम राजा की चर्चा मिलती है नंदीवर्धन की चर्चा मिलती है। और इस तरह से फ्रेंड्स शिशुनाग वंश यहीं पे ख़त्म हो जाता है नंदीवर्धन के साथ ही। और फिर हम लोग नंद वंश के बारे में देखते हैं। एक महत्वपूर्ण वंश इसको माना जाता है नंद वंश को, क्योंकि इसी की नंद वंश के ही बाद आपको मौर्य वंश देखा जाता है। इसीलिए नंद वंश के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। तो नंद वंश के बारे में ये देखा जाता है कि नंद वंश के जो संस्थापक थे वो महापदम नंद थे। नंद वंश के संस्थापक महापदम नंद थे। और महापदम नंद के बारे में कहा जाता है कि उस समय इन्होंने उड़ीसा पे आक्रमण किया था, उड़ीसा के कलिंग पे इन्होंने आक्रमण किया था और जीत भी हासिल की थी। ठीक है। उसके बाद महापदम नंद को एकराट की भी उपाधि दी जाती है। उस समय राजा महाराजा अपने आप को बड़ा मतलब ये दिखाने के लिए कुछ उपाधि भी लिया करते थे। तो उसमें एकराट उपाधि ये सब बहुत ही अव्वल दर्जे की उपाधि हुआ करती थी। तो इस तरह से कहा जाता है कि महापदम नंद को एकराट का भी उपाधि दिया गया था। यहाँ से भी प्रश्न देखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से इनके अगले अंतिम शासक के बारे में देखते हैं धनानंद के बारे में। ये नंद वंश के अंतिम शासक थे। और इनके बारे में ये कहा जाता है कि धनानंद बहुत ही दुर्व्यवहारी और अत्याचारी शासक था मगध में। ये जनता पर बहुत ज़्यादा शोषण करता था, अपने सामने ये किसी की वैल्यू नहीं करता था। ऐसा था ये धनानंद बहुत ही अत्याचारी प्रवृत्ति का शासक था। ठीक है। और इस तरह से देखा जाता है कि जब इनके धनानंद के दरबार में चाणक्य आते हैं, चाणक्य जो उस समय तक्षशिला के प्रधानाध्यापक थे, और वो जब यहाँ पे आते हैं धनानंद के दरबार में, तो इनको धनानंद के द्वारा काफ़ी अपमान सहना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी अपमान सहना पड़ता है। और इसी समय चाणक्य ये कसम खाते हैं कि मैं नंद वंश को समाप्त कर दूंगा। और इस तरह से इन्हीं की देखरेख में चंद्रगुप्त के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से देखा जाता है कि धनानंद के बारे में कुछ और पॉइंट्स को देख लेते हैं कि ये सिकंदर के समकालीन थे। धनानंद जो थे वो सिकंदर के समकालीन थे। और धनानंद चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पराजित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, धनानंद चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पराजित होता है। और इस तरह से नंद वंश की समाप्ति हो जाती है। और नंद वंश के समाप्ति के साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मगध में मौर्य वंश की स्थापना होती है चाणक्य की देखरेख में। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग मगध के कुछ प्रमुख राजवंश को देखे। और जहाँ से आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, इस पे हम लोग यहाँ पे चर्चा किए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे इसको। आपके एग्जाम में मगध से हर्यक वंश, नंद वंश और शिशुनाग वंश से कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। एक बार चलिए हम लोग जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन के तौर पे फ्रेंड्स हम लोग याद रखेंगे कि सबसे पहले जो आप याद रखेंगे कि मगध 16 महाजनपद याद रखेंगे। इसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध, इसको याद रखेंगे। उसके बाद मगध का सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? तो वृद्धरथ। ठीक है। उसके बाद देखेंगे प्रमुख राजवंश हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार किसके अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। राजवैद्य जीवक किसके दरबार में थे? तो ये आपके बिंबिसार के दरबार में थे। राजवैद्य महात्मा बुद्ध के सेवा में कौन से राजवैद्य गए थे? तो जीवक गए थे। चंड यानी कि प्रदोत के सेवा में कौन गया था? अवंती के राजा प्रदोत के सेवा में, तो ये भी आपको जीवक ही गए थे। इस तरह से इन्होंने 3 शादियाँ की थी। पहली शादी जो की थी महाकोसला से, दूसरी की थी चेलना से और तीसरी की थी क्षेमा से। तो इस तरह से यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक। उसके बाद देखा जाता है कि हर्यक वंश को
पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। और अजातशत्रु के बारे में देखते हैं कि अजातशत्रु को कुनिक के नाम से भी जाना जाता है और ये जैन धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये भी देखा जाता है जैन धर्म के अनुयायी थे और वैशाली पर भी इन्होंने अधिकार किया था वर्षकार की सहायता से, इतना याद रखिएगा। उसके उदीन के बारे में दिखाता है कि पटना शहर को बसाया था इन्होंने, सबसे इम्पोर्टेंट है, राजधानी बनाया और जैन धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, और हर्यक वंश का सबसे जो अंतिम शासक हुए नागदशक, इनके बारे में चर्चा मिलती है। ये अंतिम शासक थे और ये उदीन के पुत्र थे और इनके आमद शिशुनाग के द्वारा ही इनकी हत्या कर दी जाती है और उसका शिशुनाग वंश की स्थापना होती है। जब शिशुनाग वंश की स्थापना होती है तो शिशुनाग के द्वारा राजधानी को परिवर्तन होते हुए देखा जाता है। राजधानी का परिवर्तन होते हुए देखा जाता है और इसके अंतर्गत इन्होंने राजधानी को वैशाली ले गए, पाटलिपुत्र से वैशाली ले जाते हैं और इस तरह से जब इनका उत्तराधिकारी कालाशोक आता है तो फिर से राजधानी को परिवर्तन करता है और वैशाली से पाटलिपुत्र को राजधानी बनाता है। इसके अंतिम राजा के नंदीवर्धन के बारे में चर्चा मिलती है और उसके बाद तो हम लोग नंद के वंश के बारे में देखते हैं कि नंद वंश के जो संस्थापक थे वो थे आपको महापद्म नंद, जिन्होंने कलिंग पे विजय प्राप्त की थी और इन्होंने एकराट की भी उपाधि धारण की थी। ये सब आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ से जब प्रश्न बनाइएगा तो आपका प्रश्न बनेगा। इसके अंतिम शासक धनानंद के बारे में दिखाता है। ये सिकंदर का समकालीन था। ठीक है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पराजित हुआ था और ये चाणक्य का अपमान इनके द्वारा किया गया था। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप लोग मगध के उत्कर्ष के बारे में देखें और प्रमुख राजवंश के बारे में देखें। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा, प्रैक्टिस सेट बनाइएगा, आपका लगभग क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं क्योंकि अभी बहुत सारा एग्जाम है फ्रेंड्स, और इसके तहत आप देखते हैं कि जब बिहार से कोई एग्ज़ाम होता है तो आपको मगध के जो राजवंश है प्रमुख, वहाँ से भी आपका क्वेश्चन बहुत देखने को मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आप लोग तब तक के लिए बहुत खुश रहिए, मन लगा के पढ़िए और प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग एडुकेट से जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद।